आप लोग गुड इवनिंग। यस सर। ठीक ठीक है। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, मेरे ख्याल से वेक्टर एडिशन पढ़ लिया है ना। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट क्लास की थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूं तो लास्ट में जो चीज हम पढ़ रहे थे ना, वी आर स्टडीइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम जो चीज पढ़ रहे थे, वी आर स्टडीइंग द पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम लॉ को अगर मैं रिवाइज करूं तो जस्ट मैंने ऐसे बोला था कि कोई भी अगर दो वेक्टर है इस तरह से, वन वेक्टर इज ए वेक्टर और एक कोई दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर, लाइक दैट, है ना। और इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो जस्ट मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम मतलब ऐसे मान लो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर आपका हो गया बी वेक्टर। तो मैंने बोला था ये वाला जो डायगोनल होगा, है ना, ये आपका ए प्लस बी वेक्टर होगा। और जस्ट जो ये वाला डायगोनल होता है, ये आपका हो जाएगा ए माइनस, है ना। एक डायगोनल हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना आपने सीख लिया था कि जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, है ना। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और ये वेक्टर कुछ ए से एंगल बनाएगा अल्फा। इस tan अल्फा को अगर हम निकालें तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी cos थीटा। ये हमने डिस्कस किया भाई, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपका ये हो जाएगा और tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी हो, राइट। ऐसे मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द a माइनस b, जस्ट एक माइनस साइन है यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इस केस में अगर हम tan अल्फा निकालें तो tan अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी b sin थीटा, तो ऐसे रहेगा यहाँ पे a माइनस b cos थीटा, है ना। और जो आपका ये एंगल होगा वो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल हम बीटा निकालें, है ना। बीटा जो एंगल होगा अल्फा ये वाला एंगल, ये अल्फा एंगल को हम a माइनस बी के एंगल की बात कर रहे हैं, राइट। ये जस्ट फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दो वेक्टर के सम और डिफरेंस को हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, जैसे आपको कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के बेसिस पे एक दो मैं आपको न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, उसको आप पहले सॉल्व कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सो दैट आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कर लो आप सॉल्व क्वेश्चन। अरे यार ये सही नहीं, डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, दूसरा दे रहा हूँ आंसर। हाँ ये आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। इसमें आप सॉल्व करना 9 क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है।
9 करना है, 10 अभी नहीं करना है. You have to solve the question number 9. अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें. हाँ कुछ आंसर आए मेरे पास. लेट मी चेक. हाँ सही है कार्तिक, आपका आंसर सही है ना. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको. वेट फॉर सम टाइम्स. वैसे तो बगल में हिंट दिया हुआ था आंसर 120 डिग्री की. इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. देखो कुछ नहीं है. इसलिए बोला हुआ है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, एक आपका 3p है और दूसरा 2p. ये रिजल्टेंट आर है ना. अगर मैं रिजल्टेंट का मतलब a प्लस b का मैग्नीट्यूड होता है. अगर मैं एक को डबल कर दूं, इसको 6p कर दूं, इसको 2r रहने दूं, 2p रहने दूं, तो ये रिजल्टेंट 2r हो जाए. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें. भाई 3p एंड 2p का रिजल्टेंट r था. एक को फर्स्ट को अगर मैं डबल करूं, रिजल्टेंट कितना होता है? जैसे कि आपका 2r हो जाता है. तो आपको एंगल बताना है कितना. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर. भाई इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, है ना. तो ये आपको बताना. रिजल्टेंट r से कितना होगा? जैसे कि आपका 2r हो. सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं. तो आप सीधे फॉर्मूला ले लोगे. भाई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, जो स्टेट होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेसिकली आपका रिजल्ट. तो पहले रिजल्टेंट आप r स्क्वायर ले लो.
तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2p स्क्वायर प्लस 2ab 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा हो गया, थीटा आपको नहीं पता है। उसके बाद आपने इस 3p को डबल कर दिया तो ये 2r हो गया, तो r की जगह पे 2r स्क्वायर हो गया, 3p की जगह पे आपने 6p कर दिया है, तो 6p स्क्वायर, ये तो 2p स्क्वायर ही है, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 6p इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। तो दो इक्वेशन आ गए, पहले r था फिर आपके हो गया, दोनों को डिवाइड कर, है ना। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ इसमें एंगल बच जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -7, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू -7 करने का मतलब होता है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री है ना, कि दोनों के बीच के एंगल जो होगा वो कितना होगा, कि आपका 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको इसी फॉर्मूले को आपने यूज किया कि पहले 3p था तो r था, 3p की जगह पे 6p किया तो 2r, दोनों को डिवाइड करेंगे तो गेट द आंसर cos थीटा इज इक्वल टू आंसर, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए था, कुछ आंसर्स मेरे पास और भी आए थे, सही है 120 डिग्री, उजैफ आपका भी आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करो फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ये भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको थोड़ा सीधा कर लेना बेटा आप। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं, एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं, तो कौन कौन से ट्रू है वो आपको बताना। आर्यन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिजल्टेंट, दो ऑप्शन आपने सही बताए हैं, इसके अलावा भी लेकिन हो सकता है कुछ, इसके अलावा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसके अलावा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। हाँ सलोनी ये सही है, लेकिन इसमें दो तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। अब सही आया किसी का आंसर मेरे पास, पहला किसी का आंसर सही आया अभी, कहीं मैंने देखा था। हाँ दक्ष सही है आपका आंसर, दक्ष आपका आंसर सही है। कश्यप ये आंसर तो सही है, इसके अलावा भी आंसर हो सकते हैं। सलोनी आपके दोनों आंसर सही है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं, है ना। कश्यप आपके चारों ऑप्शन सही हैं, इसके 4 ऑप्शन करेक्ट है ना। कश्यप आपके चारों ऑप्शन सही है, सही बताया आपने, है ना। कश्यप और दक्ष दोनों के आंसर सही है, इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, 4 ऑप्शन करेक्ट। हाँ सही है,
इसमें जो ऑप्शन सही है कार्तिक के, आपके भी आंसर सही है। इसमें आंसर सही है बी सी ई जी, है ना। आंसर जो सही है दैट इज बी सी ई जी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बताया आपने कि आपके इस केस में जो 4 ऑप्शन सही है बी सी ई एंड जी, ये चारों सही है। दो फोर्स का रिजल्टेंट ये हो सकता है। उस दिन आपने पढ़ा था कि कोई भी फोर्स दो वेक्टर होगा ए प्लस बी, इसकी मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तो सिंपल ए प्लस बी हो सकती है, मैंने बताया। और जो इसकी ए माइनस ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, वो आपकी ए माइनस बी हो सकती है। और जो रिजल्टेंट है इसके बीच में और भी सारी वैल्यू हो सकती है, भाई ये मैक्सिमम होगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये मिनिमम होगा इससे कम नहीं हो सकता, है ना। एंड सम रिजल्टेंट can be any value between them, can have any value between them, including these values, है ना। कि भाई रिजल्टेंट की इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, और ये दोनों भी हो सकती है। तो आप देखो इसने बोला है कि एक फोर्स जो है वो 6 न्यूटन है और दूसरा 4 न्यूटन। तो आपका रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। और जो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो आपकी 2 न्यूटन हो सकती है। और बेस्ड ऑन द एंगल इनके बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल, तो जो भी इनके बीच में वैल्यूज लाई करेंगी ना वो सारी सही हो जाएंगी। तो 11 न्यूटन पॉसिबल नहीं, ये गलत हो गया। 2 सही है, सी भी 10 सही है, 10 तो हो सकता है। ये डी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कम तो हो ही नहीं सकता ना। फिर ई सही है क्योंकि 10 और 2 के बीच में लाई करता है। 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 0 जो है वो 2 से कम। और जी सही है, 7 2 और 10 के बीच में लाई करता है। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा बी सी ई एंड जी, ये आपका सही। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी सी ई। तो ध्यान रखना आप किस तरह से हम रिजल्टेंट को एनालाइज करते हैं, राइट। ये आपका रिजल्ट, राइट। तो जैसे आपने जो लॉ पढ़ा था ना, अब मैं एक चीज जस्ट में कवर कर रहा हूँ। जैसे आपने लॉ पढ़ा था कि जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है ना, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। तो इसको हम कई बार ना पैरेललोग्राम लॉ के बजाय इसको हम लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं। दिस इज समटाइम्स नोन एज ए लॉ ऑफ कोसाइन। जैसे लॉ ऑफ कोसाइन है, एक हम लॉ ऑफ साइन भी पढ़ते हैं। और ध्यान रखिए इसको आप एकदम से लॉ ऑफ साइन क्या बोलते हैं, है ना। लॉ ऑफ साइन में क्या होता है, अगर 3 वेक्टर्स ऐसे हैं, एक वेक्टर p प्लस एक वेक्टर q और एक वेक्टर बेसिकली आपका r, इन तीनों का अगर सम 0, अगर 3 वेक्टर्स ऐसे हैं कि p q एंड r का सम 0 है और p q r का सम 0 होने का मतलब यह है कि कोई क्लोज ट्राइंगल बना लिया। जैसे अगर ये p वेक्टर है, ये आपका अगर q वेक्टर हो गया और ये वेक्टर अगर r वेक्टर हो गया, तो अगर सेम ऑर्डर में एक क्लोज ट्रायंगल बना लेते हैं कोई भी वेक्टर्स, तो उनका वेक्टर सम हमेशा क्या होता है, जैसे कि आपका 0। भाई अगर ये p है ना, ये q आ गया और एक आपका r वेक्टर ऐसा उसी ऑर्डर सेम ऑर्डर में, तो डिस्प्लेसमेंट हमने जहां से स्टार्ट हुई वहीं वापस आ गया, तो मतलब इसका सम क्या हो जाएगा, 0। तो अगर 3 वेक्टर का वेक्टर सम 0 है तो लॉ ऑफ साइन वैलिड होता है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि 3 वेक्टर्स को अगर मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, एक वेक्टर आपका ये p है, एक वेक्टर आप इस तरह से q बना लो और एक वेक्टर आप r ऐसे बना, और इन तीनों वेक्टर का अगर वेक्टर सम 0 है, तो अगर ये p वेक्टर है तो ये वाला एंगल मैं अल्फा ले लूं, ये q वेक्टर है तो ये वाला एंगल मैं बीटा ले लूं, और अगर ये r वेक्टर है तो ये वाला एंगल मैं क्या लेता हूं, गामा ले लूं। ध्यान रखना कि 3 वेक्टर्स ऐसे हैं, अगर इन तीनों का सम 0 है तो लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग ये होता है कि p का मैग्नीट्यूड बाय sin अल्फा should be equal to the q का मैग्नीट्यूड बाय sin बीटा should be equal to the r का मैग्नीट्यूड बाय sin गामा। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। अगर कोई भी 3 वेक्टर्स ऐसे हैं, अगर उनका रिजल्टेंट 0 है p q r का, तो p का मैग्नीट्यूड को दूसरे दोनों के बीच के एंगल के साइन से डिवाइड, q के मैग्नीट्यूड को दूसरे दोनों के बीच के साइन से एंगल से डिवाइड,
ये सारे इक्वल होते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। तो कई न्यूमेरिकल्स में ये लॉ ऑफ साइन भी यूजफुल होता है। तो अभी तक जो आपने वेक्टर मैथ पढ़ा ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग अगर तीन वेक्टर का सम 0 है तो लॉ ऑफ साइन इस तरह से क्या होता है आपका वैल्यू। और लॉ ऑफ साइन को ही किसी किसी बुक्स में इसी को हम लिखते हैं लैमीज थ्योरम। दिस इज नोन एज ए लैमीज थ्योरम। हाँ, तो इसको भी ध्यान रखना। कई न्यूमेरिकल्स में ये भी चीज क्या होगी जैसे कि आपकी यूज राइट इस लॉ में कॉल्ड एज ए लैमीज थ्योरम। तो जब न्यूमेरिकल्स आएगा आई विल एक्सप्लेन कि कहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, ये दो चीजें हम इसमें क्या करते हैं यूज करते हैं। सर लैमीज लैमीज थ्योरम है ना, LAMMIES लैमीज थ्योरम है ना। और जब मान लो ये PQR वेक्टर इसका सम अगर 0 है, अगर ये PQR फोर्स है, अगर ये PQR फोर्सेस को क्लियर कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। किसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर कोई 3 फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं और इन तीनों का अगर वेक्टर सम 0 है तो वो स्टेट ऑफ बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ साइन वैलिड है। P by sin अल्फा Q by sin बीटा इक्वल टू R by sin गामा। तो इस तरह से हम इसको ये थोड़ा सा लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन जो वेक्टर फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा ये दोनों यूज इस तरह से। दूसरे नाम से लॉ ऑफ साइन। तो ये आपका था वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज आती है वी स्टडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। या हम बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ना। ये हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन है ना कि वी कैन टॉक अबाउट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और ध्यान रखना जब आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर मैं किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हाँ, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकता हूँ, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपल सा मैं बोलूंगा कि व्हेन स्केलर राइट इज मल्टीप्लाइड टू वेक्टर टू ए वेक्टर है ना, देन resultant is scalar time of वेक्टर। स्केलर टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा जैसे कि आपका वेक्टर हो। इसमें तो कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है। When a scalar is multiplied to the vector, then resultant is scalar times of vector. वेक्टर क्वांटिटी हो। लाइक अगर मैं बोलूंगा यहाँ से सिंपल सा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे आपको कोई फोर्स है, फोर्स इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर है ना, मास स्केलर। तो जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर आ गया हाँ, ये क्या आ गया जैसे आपका फोर्स वेक्टर आ गया और वो स्केलर टाइम्स ऑफ वेक्टर हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, फोर्स की हो जाएगी। लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर है, मास स्केलर है, तो रिजल्टेंट में जो मोमेंटम आएगा ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा जैसे आपकी वेक्टर। तो जब स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमेशा क्या होती है जैसे कि आपकी वेक्टर है ना। तो इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है ना। यहाँ पे जो हम मल्टीप्लिकेशन मेन पढ़ रहे हैं दैट इज द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स। हम यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं वी आर स्टडीइंग द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स है ना। उसी के बारे में मेन हमको कंसंट्रेट करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जैसे स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो आपका वेक्टर आ गया। इस मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल ये है जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे लाइक मैं बोल रहा हूँ वर्क, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक होता है कि वर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स को कैसे मल्टीप्लाई करने का डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आ गया जैसे आपके स्केलर। कभी ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आ जाए जैसे कि आपके स्केलर। ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक क्वांटिटी में वर्ड यूज करूंगा टॉर्क।
है ना, कि यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है वो ये होता है कि टॉर्क इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर। हाँ, इसमें आर जो होगा दिस इज नोन एज ए पोजीशन वेक्टर। ये चीज क्या होती है, जैसे कि आपकी पोजीशन वेक्टर होती है और आपको फोर्स वेक्टर है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि फोर्स को आपने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये स्केलर आ गया, लेकिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को आपने फोर्स वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो जो क्वांटिटी आई वो स्केलर नहीं आया, वो वेक्टर आया। मतलब जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो कैटेगरी में, तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट स्केलर आ जाए तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका डॉट प्रोडक्ट, या किसी किसी बुक में इसी को हम लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि आपका सेम होता है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपका स्केलर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं, जैसे कि आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो सिंपल सा यहाँ पे एक डॉट लगा कि वर्डनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्ट स्केलर होता है, रिजल्ट इज स्केलर, है ना, कि इसमें रिजल्ट वेक्टर नहीं होता है बल्कि रिजल्ट कौन सी क्वांटिटी हो जाएगा, जैसे कि आपकी स्केलर होता है। लेकिन इसमें आपको पता है पोजीशन वेक्टर को आपने फोर्स से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट वेक्टर ही आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट होता है वी कॉल इट एज ए क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है वी कॉल इट एज ए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये इसी को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि आपका सेम चीज होती है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे आप क्रॉस होगा तो दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये तो अलग चीज है। लेकिन जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट का स्केलर आ रहा है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर रिजल्ट वेक्टर आ रहा है तो इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, जैसे कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट हमेशा क्या होता है, जैसे कि आपका वेक्टर, रिजल्ट इज वेक्टर, है ना। इसमें जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जैसे कि आपका वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन, अगर वेक्टर होगा तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, जैसे कि आपकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की हम लिखेंगे ये रिजल्ट इज वेक्टर व्हिच इज whose direction is perpendicular to both vectors, both vectors। कि भाई जो भी डायरेक्शन आएगी रिजल्ट की इन दोनों वेक्टर के वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंड इट इज फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल, फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल। ये आपको इसको हम कैसे निकालेंगे, बाय द यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। और रखना दो अलग अलग प्रोडक्ट आ गए कि जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट स्केलर हो जाएगा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा। वो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो ये इस प्लेन में है तो इसका रिजल्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बाय द यूजिंग राइट हैंड थंब। और राइट हैंड थंब रूल हम कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल। तो इसी पे अभी आपको फोकस करना है, बाय डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक चीज इसमें आ गई कि आपको ध्यान दो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे हम निकालें। भाई कोई भी अगर दो वेक्टर है तो उसका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें। पहले मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट पे, एकदम सिंपल चीज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी वजह से, कि आपके डॉट प्रोडक्ट। तो देखो सिंपल से दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपका ये हो गया ए और दूसरा वेक्टर आपका ये बी, इसके बीच में एंगल थीटा है। हाँ, तो मुझे निकालना है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो जस्ट मैं ऐसा निकालूंगा इसके कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस। हाँ, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू क्या हो जाएगा, जैसे आपका कॉस थीटा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जैसे आपका एंगल। ये थीटा होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या हो जाएगा, जैसे आपका एंगल। तो ये इसके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। अब देखो डॉट प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि ये थीटा वैल्यू कितनी। तो अगर किसी केस में ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, कॉस 0 तो 1 होता है, तो जो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा।
और मैक्सिमम मतलब सिंपल ए बी हो जाएगा, cos 0 1 हो गया। किसी केस में एंगल 90 हो सकता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। किसी केस में एंगल 180 डिग्री हो सकता है, तो cos 180 डिग्री -1 होता है, मतलब a डॉट b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -1। तो डिपेंड करता है कि क्या एंगल है ना, कि थीटा अगर 0 है तो मैक्सिमम होगा ए बी हो जाएगा, 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और 180 है तो माइनस ए बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस ए बी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी को ही मैंने ए बी लिया। तो डॉट प्रोडक्ट तो एकदम आसान है, a डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो सिंपल ए बी क्रॉस थीटा होगी, है ना। एज फॉर एग्जांपल अगर हम आई जे के टर्म्स में देखें तो अगर मैं बोलता हूँ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द आई डॉट आई, अगर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं आई कैप के साथ तो कितना आएगा, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना। जैसे आई ए का मैग्नीट्यूड मैं लिख दूंगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, ऐसे इस आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको तो ये तो यूनिट वेक्टर होता है तो 1 होगा और cos 0 ही 1 होता है, तो आई डॉट आई की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1। हाँ, तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया तो दोबारा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जब भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज आई डॉट आई तो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, 1। सेम वे जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा। Repeat once again. बेटा जैसे मुझे निकालना है कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड आई कैप, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। तो आई और आई तो सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ये भी 1 और cos 0 ही 1 होगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे आई और आई का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1। ऐसे ही जे और जे का डॉट प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा, और ऐसे ही के और के का डॉट प्रोडक्ट भी 1 होगा। तो आप ध्यान रखना कि सिमिलर यूनिट वेक्टर का बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला हमेशा डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1। लेकिन यहीं पे अगर आपसे भी पूछे कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट जे, हाँ आई डॉट जे का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आई डॉट जे की वैल्यू चूंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे जे डॉट के कैप लिखूं ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर आपको यहाँ पे के कैप डॉट ऑफ आई कैप लिखूं तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। मतलब सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका 0। और डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना कि जो ए डॉट बी होता है हमेशा बी डॉट ए के इक्वल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले रखते हैं, है ना। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल हो जाएगी, बी डॉट ए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट ए के। जैसे ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है, ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी प्लस ए। पहले हम किसको ले से करने पड़ता है, तो वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे आपके बी डॉट ए। तो ये चीज आपको जानना चाहिए क्योंकि हम इसको सीधे यूज कर लेते हैं, है ना। एज फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे पूछा कि बताओ कि 3i डॉट ऑफ 4i कैप क्या होगा, है ना। 3i कैप और डॉट ऑफ 4i कैप क्या होगा, तो आप सीधे आंसर दे दोगे, इसका आंसर 12 होगा। आप बोलोगे 3 into 4 तो 12 हो गया, और आई डॉट आई 1 होता है, तो आपको फिर से ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, दोबारा इस फॉर्मूले पे आ रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, तो 3 into 4 तो आपका 12 हो गया, और आई डॉट आई 1 होता है 12 हो गया। आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द 3i कैप डॉट ऑफ 4j कैप, तो 3 and 4 तो 12 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे की वैल्यू हम जानते हैं कितना होती है, आपके 0, ये 0 हो जाएगा। तो जब भी आई और आई मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएंगे, और आई और जे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका 0। तो इस तरह से दो वेक्टर का हम क्या निकालते हैं, जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट निकालना जो है वो एकदम सिंपल। दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। अब हम आ जाते हैं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा टिपिकल सा चीज होता है,
फिर क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी ना, ये इसका रिजल्ट जो होता है वो स्केलर नहीं होता, तो इसका रिजल्ट कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी सर आपकी वेक्टर। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट, इफ आई टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, दो वेक्टर के मैं किसकी बात करूंगा जैसे कि आपकी क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि दो वेक्टर कोई भी वेक्टर से लो, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, है ना, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए क्रॉस बी, है ना, कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो जस्ट मैं लिखूंगा इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा इनटू साइन थीटा आ जाएगा। इसमें cos थीटा नहीं आता बल्कि इसमें क्या आता है आपका साइन थीटा, है ना, कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी साइन थीटा आ जाएगी, और थीटा इसके बीच का एंगल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू क्या जाएगा आपका साइन और कुछ डायरेक्शन एन कैप, है ना, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, एन कैप कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि एन कैप डायरेक्शन होगी, तो अभी आपने पढ़ा कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, जिस प्लेन में ए एंड बी होते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इस बोर्ड के प्लेन में अगर ए एंड बी है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं ना, या तो ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा होगा तो के कैप हो जाएगा, या प्लेन के अंदर जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका माइनस के कैप। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। भाई एक बात तो पक्की है कि अगर ये प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो जो भी इनका ए क्रॉस बी होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। अब प्रॉब्लम है प्लेन के परपेंडिकुलर में बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल, उसके लिए हम बोलेंगे कि जैसे मुझे ए क्रॉस बी निकालनी है तो अपना राइट हैंड लो और ए के अलोंग स्ट्रेच करो और ए से बी की तरफ इसको टर्न। ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा ए से बी की तरफ आपको फिंगर को टर्न करना है, तो थंब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, थंब क्या हो जाएगा जैसे आपकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो थंब बाहर आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है मतलब इस केस में जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आपकी हो जाएगी क्यों, पहले वेक्टर के अलोंग आपने स्ट्रेच किया और इसको बी की तरफ टर्न, ए क्रॉस बी जो होगा वो थंब के अलोंग इसकी डायरेक्शन, तो थंब बाहर आ रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का जैसे आपकी के कैप। लेकिन यही चीज अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो ये के कैप नहीं होता है, ध्यान रखना कि बी क्रॉस ए जब लेंगे तो बी के अलोंग पहले स्ट्रेच करके ए की तरफ करेंगे थंब, तो ये थंब अंदर की तरफ जाएगा, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा सर आपका माइनस के कैप। तो यहीं पे थोड़ा सा फर्क आ गया कि भाई वेक्टर का सम जो होता है ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी तो के कैप आ गया, बी क्रॉस ए माइनस के कैप आ गया, मतलब हमेशा जो ए क्रॉस बी होगा दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द माइनस ऑफ बी, उल्टा होता है ना। तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं बल्कि नॉन कम्यूटेटिव। सर मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एक होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी, दोनों के बीच में एंगल 180 हो जाएगा। अगर एक के कैप आ रहा है मतलब बाहर की तरफ, माइनस के कैप अंदर की तरफ, तो दोनों उल्टे हो जाएंगे। ए क्रॉस बी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, है ना, मतलब ये इक्वल नहीं होते इसलिए हम बोलते हैं इसमें कि ये नॉन कम्यूटेटिव। सर जो आपने वहां पे लिखा है ना सर ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के बाद आपने कौन सा यूनिट वेक्टर लिखा है? एन कैप लिखा है, एन कैप जैसे इस केस में के कैप हो गया, कोई भी जनरल नाम ले लिया, कोई ना कोई डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन में पता नहीं है ना, लेकिन आपको पता है इस केस में आपने राइट हैंड लगाया तो ये के कैप आ गया, मतलब यहाँ के कैप, जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी के कैप, इस एन कैप की जगह पे क्या हो जाएगा के कैप। अगर बी क्रॉस से लेंगे तो ये एन कैप क्या हो जाएगा माइनस बी, तो कोई ना कोई यूनिट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता इसलिए जनरल हम एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर जो कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। तो सिंपल चीज है,
कि जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, और दोनों जस्ट अपोजिट होंगे। तो जैसे अभी आपने पढ़ा था कि ये सारे यूनिट वेक्टर का डॉट था, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि व्हाट इज द आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा। इसका सिंबल है कि साइन दोनों के बीच में एंगल अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू पूरे 0 कर दो। तो आई एंड आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि आपका 0 है ना, नल वेक्टर बोलते हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। ऐसे और जे क्रॉस जे डायरेक्शन आर्बिट्री होगी। आर्बिट्री होगी। जे कैप क्रॉस जे कैप जो होगा ये भी 0 हो जाएगा, और जो के कैप क्रॉस ऑफ के कैप हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दो ना, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट भी वेक्टर आएगा, भले ही 0 क्यों नहीं आ रहा। तो ये नल वेक्टर है, आप लगा दो या नहीं लगा दो चलेगा। तो सिंपल सा सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0, सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी आपकी 0। ये तो मैंने ये ले लिया। ऐसे में अगर ऐसा ले लो कि व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस के कैप, कोई 1 हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, आई और जे के बीच में एंगल 90 होगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, लेकिन डायरेक्शन कुछ होगी ना, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के कैप। ऐसे अगर मैं यहाँ पे जे क्रॉस के निकालूं, सॉरी माइनस के कैप नहीं, जे कैप, के कैप हो जाएगा। आई क्रॉस जे इज द के कैप, जो जे क्रॉस के होगा वो आई कैप हो जाएगा, और ऐसे ही आपका आ जाएगा के क्रॉस आई, ये आपका जो हो जाएगा वो जे कैप हो जाएगा। तो आप जानना सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, लेकिन दो परपेंडिकुलर वेक्टर का आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो थर्ड वेक्टर हो जाएगा, आई क्रॉस जे इज के कैप। इससे मैंने निकाला, अगर आप इसको प्लॉट कर लो ऐसे, ये आई है और ये जे है। अब मैं आई क्रॉस जे निकालूं, तो जब मैं आई क्रॉस जे निकालूंगा तो बाहर की तरफ आएगा, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के कैप, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, एंड के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे कैप। अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, जैसे आई क्रॉस जे अगर के कैप है, व्हाट इज जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपका माइनस के कैप। अभी तक आपने पढ़ा ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो अगर आई क्रॉस जे के कैप आता है तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के कैप। तो हम उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे कि जो जे कैप क्रॉस ऑफ आई कैप होगा ये आपका माइनस के कैप, जो के क्रॉस जे कैप होगा सर इसको राइट हैंड थंब रूल से दिखाना एक बार, इस चीज को इसको जो उल्टा पहले करा। उसको लिखो, पहले मैं लिख वापस। तो के क्रॉस जे कैप की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी माइनस है ना, और जो आपका आई क्रॉस के होगा, आई कैप क्रॉस के कैप जो होगा ये आपका माइनस जे कैप। सिमिलर क्या रखना, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। अगर उल्टा कर देंगे तो सब चीजें नेगेटिव है ना। इसी को एक्चुअली मैं एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल तो यूज कर रहा हूं, है ना। मैंने जैसा ऐसा बोला आपसे कि दो वेक्टर आप ऐसे ले लो, ये आपका आई कैप है और ये आपका जे कैप। तो जब मैं आई क्रॉस जे लूंगा, आई की तरफ पहले स्ट्रेच करूंगा और जे की तरफ टर्न करूंगा, हम बाहर आ रहा है तो मैं जैसे ये लिखूंगा कि जो आई क्रॉस जे होगा इसकी वैल्यू के कैप होगी। लेकिन मैं जे क्रॉस आई लूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, जे की तरफ पहले स्ट्रेच करूंगा और जे से आई की तरफ जाऊंगा, थंब अंदर की तरफ जाएगा, तो थंब जब अंदर की तरफ आएगा तो जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। तो ध्यान रखना आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के कैप, है ना। इसको कई बार हम सिंपलीफाई करने के लिए हम ऐसा बना लेते हैं कि बार बार हम राइट हैंड यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप। जो आई क्रॉस जे होगा ये के कैप हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा और जो के क्रॉस आई है वो जे कैप हो जाएगा। तो अगर इस ऑर्डर में ले रहे हैं तब तो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, अगर उल्टा जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा।
आई क्रॉस जे पॉजिटिव के कैप, लेकिन जब जे क्रॉस आई लूंगा तो माइनस के कैप। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी चीजें पॉजिटिव होते जाएंगी, अगर उल्टा आप लोगे तो सारी चीजें आप क्या लोगे, जैसे कि आपका नेगेटिव। कई बार हम राइट हैंड रूल फिजिकली नहीं अप्लाई करते, इसी को यूज करते, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। तो कई बार डायरेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये आपका होता है दो वेक्टर क्रॉस। जैसे आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द 3 आई कैप क्रॉस ऑफ 4 जे आई कैप, तो कुछ नहीं सोचना है, जीरो हो जाएगा। रीजन है 3 into 4 तो 12 होगा, लेकिन आई क्रॉस आई अभी हम जानते हैं आई क्रॉस आई की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जो होगा ये नल वेक्टर आएगा। अगर आपसे किसी ने पूछा कि 3 आई कैप क्रॉस ऑफ 4 जे कैप क्या होगा, तो 3 and 4 तो 12 हो गया, व्हाट इज आई क्रॉस जे, के कैप। जस्ट तो बार बार फिर से हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करके ये सारी चीजें जानते हो तो उसको डायरेक्ट अप्लाई करो। 3 into 4 तो 12 हो गया, आई क्रॉस जे के कैप, तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का दिस इज योर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें से हम डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, एकदम आसान सी चीज है, तो इसमें ऐसा मुश्किल चीज नहीं है, तो बहुत ऐसा कोई टफ चीज नहीं है। सही। क्या करेंगे राइट। तो इसमें हम आते हैं, जैसे कि आपको अगर किसी ने क्वेश्चन ये पूछा कि दो वेक्टर आपको इस तरह से दिए हुए किसी भी केस, इधर से टू वेक्टर इज गिवन, है ना भाई, कोई दो वेक्टर हैं, एज एग्जांपल वन हम इसको ले सकते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू द 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, है ना। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट, राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए क्रॉस बी, है ना। फर्स्ट पार्ट है ए डॉट बी क्या होगा, व्हाट इज द ए क्रॉस बी क्या होगा, एंड थर्ड पार्ट है एंगल बिटवीन द ए एंड बी क्या होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये क्या, कैलकुलेट करो क्या आता है। जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ आप। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को, सर एक डाउट था हाँ सर, हाँ जो बोलो। ए और बी का जो आपने सर क्रॉस वेक्टर लिया है उसमें सर आपने साइन थीटा क्या लिया है? साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। ओके सर। हाँ, उजैफ आपका आंसर सही है, ये फर्स्ट पार्ट का आपने आंसर देखा। दक्ष, फर्स्ट पार्ट तो सही है, बी पार्ट सही नहीं आ रहा था।
हाँ स्नेहा, ये आंसर तो नहीं होता। हाँ, अभी तक किसी का आंसर जो मैंने नाम बताया है उसके अलावा सही नहीं है। कार्तिकेय त्यागी फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट सही नहीं है। ये हाँ, हाँ सही है आपका आंसर। जैफ, योर आंसर इज करेक्ट। जैफ, आपके दोनों आंसर सही है। फर्स्ट पार्ट तो आ रहा है सही, आपका सही आंसर। हाँ सही है यश चौधरी, आपका सही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद से करना। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद से करना है ना। जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आपको ए डॉट बी निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ए की जगह पे ए को लिख दो और बी की जगह पे बी लिख दो। 4i कैप प्लस 3j है ना। आपको इसमें फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है अभी आपको। अब आपको सिंपल सा सबको सबसे मल्टीप्लाई करना। तो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो 12 आ जाएगा। और i को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होना, ये 12 भी बच जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और i डॉट i तो 1 होता है तो 12 हो गया। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, प्लस इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा। लेकिन व्हाट इज द i डॉट j, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, लेकिन j डॉट i भी तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, j डॉट j 1 आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिमिलरली सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी तो सारे 0 ही हो जाएंगे। 3 से 4 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 12 आ गया। 4j से 3j मल्टीप्लाई हो गया, 12 आ गया। बाकी i डॉट j वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर 24। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा a डॉट b की वैल्यू जो होगी वो 24 है ना। a डॉट b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 24 है ना। ऐसे हम निकालेंगे यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a क्रॉस b। a क्रॉस b भी ऐसे ही करना है आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। a क्रॉस b तो आप लिख दोगे यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप है ना, क्रॉस ऑफ 4i कैप प्लस 3j। अब सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, लेकिन i क्रॉस i तो 0 होता है तो 0। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, लेकिन व्हाट इज द i क्रॉस j, अभी आपने पढ़ा है ठीक है ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, व्हाट इज द i क्रॉस j, k कैप। ऐसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन व्हाट इज द j क्रॉस i, माइनस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, j क्रॉस j 0। इसमें परपेंडिकुलर 0 होते हैं, इसमें पैरेलल 0, i क्रॉस i 0, बाकी सारे ऐसे हैं। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना, डायमेंशन। यहां से आपका आंसर आ जाएगा -7। दूसरा आंसर आ गया, ये जो a क्रॉस b की वैल्यू होगी वो -7 की है। क्या आपका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 24 होगा और दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो -7 है। सर अगर फॉर्मूला से कर दो सर थीटा क्या लेते? वही थीटा तो अननोन है ना, इसलिए तो फॉर्मूला से हम नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में फॉर्मूला तो पूछा हुआ थीटा है कितना। थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन ही पूछा हुआ थीटा कितना है, तो थीटा निकाल सकते हैं हम इसमें, अगर आपको, इसलिए तो मैंने वो यूज नहीं किया। क्योंकि इस फॉर्मूला में करते तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, तो थीटा तो आपको पता नहीं है ना। ये अगर इस वेक्टर को मैं प्लॉट करूं तो ये वेक्टर ऐसे हो जाएंगे। ए वेक्टर जो होगा इसका x3 हो जाएगा, y4 हो जाएगा। ये वेक्टर को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा। बी वेक्टर को अगर हम प्लॉट करेंगे तो बी का x4 होगा, y3 हो जाएगा। तो बी वेक्टर को जब आप प्लॉट करोगे तो बी ऐसा होगा। अब ये एंगल पूछ रहा है इन दोनों के बीच में,
डॉट एंड क्रॉस तो बिना एंगल के भी निकाल सकते हैं, उसके एंगल की जरूरत ही नहीं है। अब ये एंगल कितना होगा, तो एंगल के लिए हम ये यूज कर लेंगे जो फॉर्मूला था। अभी आपने ये पढ़ा कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ए डॉट बी तो आप निकाल ही चुके हो, कितना है ए डॉट बी, कितना है 24। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये 5 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू 5, बी भी वही हो जाएगा, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है इनटू cos थीटा। यहाँ से एंगल आ गया कि इस केस में cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो 24/25 है। मैं इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होगा ये cos इनवर्स 24/25। तो डॉट एंड क्रॉस के लिए आपको एंगल की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है तो फॉर्मूला यूज करके हम एंगल निकाल, ये जो थीटा मैंने निकाला है यहाँ पे, इस थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 24/25। फिर तीन चीजें सबसे पहले निकालना है आपको, डॉट क्रॉस एंड एंगल। किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के बेसिस पे आई विल गिव फ्यू क्वेश्चंस। सर एंगल का फिर से आपने बता समझा दो। क्या चीज, एंगल का एंगल तो बता रहा हूँ, अभी अगले क्वेश्चन में आ सर जाएगा। सर हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं एंगल। निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल, इन्होंने सही बोला है कि हम एक क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से साइन एंगल आ जाता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से भी एंगल निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से हम एंगल ऐसे निकाल लेते हैं कि अगर मुझे एंगल क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना था, वैसे यूज हम डॉट प्रोडक्ट ही करते हैं। तो आपको आ जाएगा बेटा, जिसने पूछा है ना, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप समझ जाओगे। जैसे मुझे निकालना है कि और बी के बीच का एंगल क्या होता है, तो आपको पता है ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा इनटू एन, ठीक होता है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, यहाँ पे मैं ऐसा ले लूंगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लूंगा, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड। जैसे यहाँ से cos थीटा निकालो था मुझे, cos थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा की वैल्यू होती है a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। वही तो मैंने किया, a डॉट b की वैल्यू तो 24 है, a का मैग्नीट्यूड भी 5 है, b का मैग्नीट्यूड भी 5 है, 5 का पुट किया तो 25। ऐसे जब sin थीटा निकालेंगे तो a क्रॉस b डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो अभी आपने पढ़ा है कि a क्रॉस b की वैल्यू जो है वो -78 है, निकाला आपने। a का मैग्नीट्यूड 5 और b का मैग्नीट्यूड भी कितना है 5, तो जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस हट जाएगा और k कैप का तो 1 हो जाएगा, तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7/2। तो ये तो सही है, अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका बेस अगर 24 है, हाइपोटेनस अगर 25 है, मल्टीप्लस 7, तो cos थीटा निकालेंगे तो 24/25 हो जाएगा, sin थीटा निकालेंगे तो 7/2। तो इससे भी निकाल, तो अगर sin निकालना है तो इससे निकालेंगे, cos निकालना है तो इससे निकालेंगे। सर ये cos के में कैप सर कैसे हट गया, ऐसे के कैप कैसे हट गया। जब मैग्नीट्यूड k कैप का लेंगे तो k कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही तो होता है, यूनिट वेक्टर है, k कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही तो होता है। सर cos वाले में सर मॉड का साइन लगाएंगे न्यूमरेटर में, इसमें cos थीटा से जब निकालेंगे रहता है a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड b, सर ऊपर नहीं ऊपर वाले लगाएंगे, में। ऊपर में लगाएंगे क्योंकि इसमें स्केलर होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके सर। अब ये तो स्केलर होता है तो खुद ही नंबर आएगा, जैसे 20 आपका 24 आ रहा था तो 25 का मैग्नीट्यूड 24 ही होगा, इसमें वेक्टर आता है इसलिए मॉड लगाना, ये चीज वेक्टर होता है। So can you explain again -7 के 7 कैसे हो गया?
-7k ऐसे हो गया, -7k कैप का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 7 को आप बाहर निकाल दो, 7 का तो मैग्नीट्यूड होगा नहीं कुछ, -k कैप का मैग्नीट्यूड में नेगेटिव तो हट जाता है, और k कैप यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, 1 माइनस हट गया क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं होता है, और k कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो 7 बच जाएगा, तो इससे 7 सर सर फॉर्मूले में तो ये नहीं था, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड तो था नहीं, आपने फिर जब साइन थीटा को सिंपलीफाई करके तो लिखा लेना तो पड़ेगा ऐसे ना क्यों क्योंकि लिखा उसकी है? डायरेक्शन वो होती है, दोनों साइड ले लिया ना मैग्नीट्यूड मैंने, और एचएस एंड एलएचएस साइड की मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं, यहाँ से एन कैप भी तो हटा दिया मैंने, एन कैप भी तो 1 हो गया, उसका तो मैग्नीट्यूड लेना, ठीक ठीक। एन कैप को भी तो हटा दिया मैंने। चलो एक क्वेश्चन करो इसके बेस पर कैसे का, चलो इस तरह से हम एंगल निकालते हैं, तो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, ये सही है, देखता हूँ इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ ये सही है, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो एक एक कर, फर्स्ट तो आप जानते ही हो, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करो, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड करना है, फर्स्ट तो आप जानते ही हो, फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी एंड एंगल बिटवीन देम, और थर्ड में सर कहीं में अगर जीरो वेक्टर आता है, मतलब उसकी डायरेक्शन कुछ भी है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ एकदम सही।
सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर करके अंडर रूट। हाँ कुछ आंसर आया है। अच्छा, यश ने आंसर भेजा है ए डॉट बी। हाँ सही है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मुझे खुद भी चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट तो सही है ना अनीश? फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट मुझे सभी का चेक करना पड़ेगा। वैसे आपका यश आपका सही होगा शायद से। फिर आप मैग्नीट्यूड के चक्कर में भी मत पड़ो ना, पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सर उजैफ वो आंसर तो सही निकाल नहीं है। लिया। अच्छा, फिर स्क्वायर का अंडर रूट करके निकाल लो। तो इसमें यूनिट वेक्टर को कंसीडर करेंगे? प्रैक्टिकल मैग्नीट्यूड 1 होता है। भाई ए का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना यूनिट वेक्टर की जगह। ना, आर्यन आंसर सही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट तो एकदम आसान है। हाँ मेरे नोट से पढ़ लो, बहुत है। नोट्स एंड मॉड्यूल, नोट्स एंड मॉड्यूल कर लो। हाँ सही आंसर है आपका, स्नेहा सही आंसर है। चलो ओनली नोट्स पढ़ लो और मॉड्यूल पढ़ लो। स्नेहा आपका आंसर सही है शायद। एक और किसी ने आंसर भेजा, मैं उससे मैच कर लेता हूँ। हाँ इधर आंसर भेजा गया था यश ने। आपके दोनों के आंसर थोड़े से अलग अलग हैं। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, मैं ना
मैं बताता हूँ आपको, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो पहले सेकंड क्वेश्चन देख लो आप, फिर थर्ड पे आना। देखो आपको अगर ये निकालना है कि व्हाट इज द ए डॉट बी, ए डॉट बी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। सर 20 आ ए रहा है। डॉट बी 20 आ जाएगा, 3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। ये तो 20 आ गया, इसमें कुछ होता ही नहीं। आई डॉट आई तो 1 होता है, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। हाँ, जब ए क्रॉस बी आप निकालोगे तो इसका एक शॉर्टकट होता है। जब भी आप ए क्रॉस बी किसी दो वेक्टर का निकालो ना, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड यूज करें, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके बहुत टाइम लगता है। इसमें एक सिंपल सा मेथड होता है, ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा के। अब आई कैप के नीचे आई कैप के कोएफिशिएंट्स लिखो, यहाँ पे लिख लो 3, यहाँ पे लिख लो 3। जे कैप के नीचे जे कैप के कोएफिशिएंट लिख लो 4 एंड, और के कैप के नीचे के कैप के कोएफिशिएंट लिख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। ये तरीका है। वैसे बेसिक से भी निकाल सकते थे आप, तो उससे मिस्टेक्स होने के चांस। और कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी में आई जे को ऐसे लिख देना, कोएफिशिएंट्स लिख लेना है। इसके बाद सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप करते क्या हो, अगर मुझे यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड करके इस तरह की चीजें आ जाएंगी। आप ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर एक क्रॉस में मुझे निकालना है, सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे आई कैप। अब आई कैप में क्या होगा, इसको छोड़ दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 2 हो जाएगा, माइनस 3 into 1। हाँ भाई, आपने क्या किया, आई कैप वाले को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर। जे कैप के आगे एक माइनस साइन लगा देना। अब जब जे कैप ले लो तो जे कैप को छोड़ दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। यहाँ पे जाएगा 3 into 2 माइनस 2 into, है ना, प्लस आपका के कैप आ गया। जब आप के कैप लोगे तो के कैप वाले को छोड़ दोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से जाएगा 3 into 3 माइनस 3 into 3 2 into 4। ये तरीका होता है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ माइनस साइन जरूर लगाते हैं। उसका रीजन है, जैसे आप आई कैप लोगे ना तो आपको पता है जे क्रॉस के तो आई होता है, तो लेने की जरूरत नहीं है माइनस। ऐसे ही जब आप के कैप लोगे तो आई क्रॉस जे भी क्या होता है, के कैप होता है। लेकिन जब प्रॉब्लम है, जब जे कैप लोगे ना तो जो आई क्रॉस के है वो माइनस जे कैप होता है। आई क्रॉस के होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका माइनस के कैप होता है, इसलिए माइनस साइन करना कुछ नहीं है, ऐसे लिख लेना है। आई कैप लिखा, आई वाले को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। माइनस जे कैप लिखा, जे वाले को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। के कैप लिखा, के वाले को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। उसका रिजल्ट आ गया कि जो ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी 8 - 3। सर एक और बार बताना, ये माइनस जे क्यों आया? माइनस जे इसलिए आया बेटा क्योंकि आपको पता है आई कैप के साथ जो भी आएगा वो जे एंड के का प्रोडक्ट होगा ना, तो जे के की तो आई कैप आता है। वही तो मैंने किया, आई कैप जब आएगा तो जे एंड के का क्रॉस प्रोडक्ट ही आई होता है, तो जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आई आता है। 4 into 2 जो होगा वो आई कैप हो जाएगा ना, जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आई कैप आता है। लेकिन प्रॉब्लम है ना, जब जे कैप हम लेंगे तो जब आई और के को मल्टीप्लाई करेंगे में से 3 into 2, है ना, तो आई क्रॉस के जो होता है वो जे कैप नहीं होता है। जैसे आई क्रॉस जे क्रॉस के तो आई कैप होता है, लेकिन आई क्रॉस के जो होता है वो जे कैप नहीं होता, माइनस जे कैप। तो उसी माइनस साइन को हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो बीच में एक माइनस साइन लेते हैं। आप इसको याद रखो, बीच में साइन क्या लेते हैं, जैसे आपका एक माइनस, यहाँ 5 आई कैप आ गया, यहाँ कितना आ गया, 6 - 2 4 आ जाएगा, 4 जे कैप, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 - 8 प्लस के कैप। ये आंसर है इसका। लेट्स सी किसका आंसर सही आएगा, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था, है ना। तो ये इसमें मेथड होता है, अदरवाइज आप बेसिक से करोगे ना तो उसमें मिस्टेक्स होने के बड़े चांसेस होते हैं, है ना। तो आर्यन आपका आंसर सही नहीं है, स्नेहा आपका आंसर सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की होगी आप। अनीश आपका आंसर सही नहीं है, सर कुछ मेरी आंसर आवाज आपके कट के तो नहीं आ रही?
इसकी मेरी सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हाँ ये मान के करेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब अगर 3i इंटू 2i है हाँ तो अगर हम उसे मानेंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर तो 1 होगा। प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा ना, हाँ हाँ 0 होगा, आई क्रॉस आई जीरो होता है। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट मानेंगे तो 1 होगा ना। वन हो जाएगा हाँ। दोनों अलग चीजें, दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो? सर कंफ्यूज हो रहा हूँ ना इसलिए। कंफ्यूज होने की इसमें कुछ बात ही नहीं है यार। इसमें जब भी आप सिंगल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे इसमें कंफ्यूज होने का क्या है? जब आई और आई का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कौन हो जाएगा, जब आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जीरो, है ना? तो यहाँ पे निकाल लिया भाई, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट वन हो गया तो यहाँ पे सिक्स बच गया, जे एंड जे का डॉट प्रोडक्ट वन हो गया तो 12 बच गया, यहाँ टू आ गया, कट गया। क्रॉस प्रोडक्ट में ये सब नहीं सोचना, क्रॉस प्रोडक्ट में इसी मैथड से करो, जैसे है ना भाई, अलग अलग करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। ऐसा लिख लिया, आई कैप लिखा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस लिखा, जे के आगे माइनस लिखा, जे कैप लिखा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस लिखा, जे कैप लिखा, इनको मल्टीप्लाई करके minus लिखा। तो इससे आपका ये आंसर। अब आ गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अभी आपने बोला है भाई एंगल की वैल्यू क्या होती है, दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं, cos थीटा को यूज करके एंगल आप ऐसे निकालो, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, a डॉट b, है ना, डिवाइड बाय इस मैग्नीट्यूड, ये तो होता है। a डॉट b तो 20 हम निकाल चुके हैं। अब a का और b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता रहा हूँ समझ लो। a का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 25 रूट 26 आ गया। ऐसे ही b का मैग्नीट्यूड आप निकालो, b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 4 8 प्लस 9 रूट 17, है ना, 9 प्लस 8 17, तो आप यहाँ पे लिखो 20 बाई रूट 26 इंटू रूट 7, ये इसका आंसर है। अब थीटा इक्वल टू ऐसे ही cos इनवर्स 20 बाई रूट ऑफ 26 इंटू, ये दोनों के बीच में ना, तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की एंगल की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ऐसे ही है। तो ये मेथड ध्यान रखना, इसी मेथड से आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और एंगल के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब वो क्वेश्चन करो जो इसके साथ दिया था मैंने आपको, मैं उसको फिर से शेयर कर रहा हूँ, उसको पक्का आंसर सही बताना है मुझे आप। लेट मी शेयर। हाँ ये क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है।
हाँ उजैफ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। उजैफ, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ यश चौधरी, सही है आपका आंसर। भाई दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। स्नेहा, सही आंसर है आपका। स्नेहा, आंसर इज करेक्ट। सही है जैफ, यश चौधरी, स्नेहा, आपके आंसर सही है। हाँ दैट सही आंसर है, सही तो आंसर है। -4 आ रहा है आपका आंसर। -4 इज द करेक्ट आंसर। सही है। देखो कुछ नहीं है यार, जैसे दो वेक्टर कभी भी दिए मैंने आपको, तो ध्यान रखो आप इसमें। इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ए डॉट बी की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको पता है अगर किसी केस में दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, if a vector is perpendicular to the b, means थीटा 90 हो जाए, और थीटा अगर 90 हो तो cos 90 तो 0 होता है ना, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0।
जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। और दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन इनटू एन। अगर कोई ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा अगर 0 होगा तो ए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सिंपल सा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और दो वेक्टर पैरेलल अगर होते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप निकाल लें यहाँ से, है ना, कि अगर ये परपेंडिकुलर तभी होंगे जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना, तो हम सीधे से निकाल लेंगे। आई डॉट आई 1 यहाँ पर, जे डॉट जे 1 यहाँ पे 4 है, के डॉट के 1 यहाँ पे 2 है ना। और इस केस में बोला होगा कि दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब जो भी चीज आई वो 0 होनी चाहिए, है ना। दोनों को हम क्या पुट कर देंगे, जैसे आपका 0, तो साइन की वैल्यू आती है, हाँ, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो n की वैल्यू जो आ रही है -4। अगर इस वेक्टर में n की -4 होगा तो a b के परपेंडिकुलर होगा, मींस उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डॉट एंड क्रॉस से हम क्या करेंगे, चेक। इसमें इतना कुछ ऐसा अप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखना। परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, पैरेलल है तो क्रॉस 0। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ये आप जैफ का नाम ले रहे हो, ये कोई अब बोलो बेटा, क्या सर पूछ कोई रहे हो। पार्टिसिपेंट है नहीं जैफ नाम का? है तो मुझे पता है। क्या आपका गैस है, ये आपने कर लिया ऐसे, इस तरह से। ये नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इसको सॉल्व करो जरा। ये सही है, इसको सॉल्व कर लो। बस सही निकालना, एक क्रॉस भी क्या होगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। सर 26 जुलाई को सर बैच 2 का भी टेस्ट होगा, जो वो होने वाला है एमसीक्यू वाला। सबका टेस्ट है, बैच तो 2 सर बैच 1 उसका सभी। उसका हाँ, सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा? वेक्टर एंड कैलकुलस, ओके सर। सभी का टेस्ट है। बैच 1 बैच 2 सभी का टेस्ट है। आसान सा टेस्ट होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। सर ये मेन में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग आते हैं, सब्जेक्टिव अलग? हाँ, जैसे मेन क्वेश्चन पेपर आता है, मेन का जो मेन पैटर्न होता है उसी को होता है। ऐसा मेंस होता है ना जी, आईआईटी मेंस का जैसा एग्जाम होता है, उसी पैटर्न का। सर तो एंट्री ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, में एमसीक्यू होते हैं और सब्जेक्टिव में नहीं होते?
नहीं, सब्जेक्टिव 5 होते हैं, इंटीजर टाइप और ऑब्जेक्टिव भी होंगे। 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिंगल आंसर टाइप, और 5 जो होते हैं वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव के साथ। जैसा मेंस का देख रहे हैं ना किसी भी, कि भाई मेंस का पैटर्न क्या होता है, लास्ट ईयर का पेपर देख लो, वैसे ही होगा, उसी पैटर्न। बाकी बॉम्बे से आता है, मुझे भी नहीं पता, पेपर वगैरह हम सेट नहीं करते। सर ये ऑप्शन ए में ये लिखा है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड या फिर ए हाँ, इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड, ए एंड बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ, बोथ लिखा हुआ है, बोथ ही नहीं है वो, y की जगह पे h है, बोथ ए एंड बी। फाइंड द कोसाइन एंड साइन एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अरे भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हाँ सही है। हाँ कार्तिकेय सही आंसर आपका, कार्तिकेय और आंसर इज करेक्ट।
हाँ कार्तिकेय सही आंसर होगा बेटा, सही बता रहे हो, कार्तिकेय और आंसर इज करेक्ट। हाँ सही है स्नेहा आपका आंसर, स्नेहा और आंसर इज करेक्ट। देखता हूँ मैं अभी बात की आपको। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सही बताया आपने। मैं आप सारे पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना, ठीक है ना। ठीक, चलो तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका, ठीक से सब लोग समझ लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने का आसान है, मैंने आपको बता दिया। जो ए क्रॉस बी है इसको निकालने का ये तरीका होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे आई कैप, यहाँ पे लिख देंगे जे कैप, यहाँ पे लिख देंगे के कैप। आई कैप के नीचे 3 and 2, जे कैप के नीचे 1 and -2 और के कैप के नीचे 2 and 2, है ना। और उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो लिख देंगे आई कैप तो 1 into 4 माइनस ऑफ -4, एक्चुअली में 4 हो जाएगा, है ना। माइनस जे कैप 3 into 4 माइनस ऑफ 2 into 2, है ना। ये आपका गया इस तरह से, और प्लस के कैप के साथ कैसे, एकदम आसान है। जिसने भी निकाला है मेथड सही निकाला है। 3 into 2 माइनस ऑफ, यहाँ से आपका आगे ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी वो 8 आई कैप हो जाएगी, माइनस 8 जे कैप हो जाएगी, माइनस 8 के कैप, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये तो ए क्रॉस बी आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो आप अंडर करके निकाल लो जैसे 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, तो ये 8√3 है। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो 8√3 है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। सेकंड पार्ट का कुछ लोगों का आंसर सही था। सेकंड पार्ट में ये बोला इसने कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अभी आपने पढ़ा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, वो ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर होता है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोई एक सी जो है वो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, ए एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कोई सी है जो कि आप निकाल चुके हो, तो जो सी वेक्टर होगा ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी दोनों के क्या होता है, जैसे कि आपको परपेंडिकुलर होता है। लेकिन वो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, ये तो वेक्टर है। तो आप देखो कि यहाँ से आपको सी कैप निकालना है, तो सी कैप का मतलब हो जाएगा सी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो, ये तो वेक्टर होगा, वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट ऐसे करेंगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मतलब सी वेक्टर की जगह पर तो आपने पुट कर दिया ए क्रॉस बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। दोनों चीजें हम जानते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, 8 कॉमन आ गया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के, भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 8, तो 8 कैंसिल हो गया। जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा वो ये है ना, ये आपकी वैल्यू जो आएगी 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस,
लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ऐसे प्लस माइनस भी लगा, यहाँ पे एक बाहर में साइन प्लस माइनस लगा। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे भाई? प्लस माइनस खाली प्लस ही क्यों नहीं छोड़ दिया मैंने? प्लस माइनस क्यों लगाया इसके आगे? आंसर दे सकता है क्या इसका? सर क्योंकि जो मैग्नीट्यूड आया था उसमें प्लस माइनस लगाना चाहिए था। प्लस माइनस क्यों लगाया हमने बाद में? सर जो मैग्नीट्यूड है उसमें रूट है, तो रूट को खोलेगा तो प्लस माइनस आएगा ना। देखो जैसे मैंने बोला ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी जो होता है ए एंड बी के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बी क्रॉस ए भी तो हो सकता था ना, बी को परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जैसे आपने ए क्रॉस बी बोला है कि ए क्रॉस बी और बी के परपेंडिकुलर होगा, वैसे बी क्रॉस ए भी तो हो सकता था। और ए क्रॉस और बी को, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन होता है? हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा हमेशा किसके इक्वल होता है? माइनस और बी क्रॉस। इसलिए जैसे अगर आपने कोई आंसर लेके आए हो इसका उल्टा भी सही होगा, तो यहाँ पे इसलिए माइनस साइन लगा। एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि ए और बी दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लास में आप वहां पे प्लस माइनस लगा। अब साइन एंड कोसाइन बड़ा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी बाई ए डॉट बी यहाँ से निकाल लो, एक एकदम आसान निकालना होता है। ए डॉट बी में तो कोई कॉम्प्लिकेशन होता है ना। ए डॉट बी निकालना है तो 6 माइनस 2 प्लस 8 12 आ जाएगा। ए डॉट बी की वैल्यू 12 आ गई। 12 भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 10 प्लस 4 240। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4 8 प्लस 16 220। के बीच का जो कॉस होगा उसका वैल्यू हो जाएगी। साइन कैसे निकाल लेंगे? साइन थीटा हम इससे निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल चुके हैं भाई, ये चीज तो सेम होगी। ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया हमने ना, प्लस एस एम सॉल्व करेंगे तो सीधा हमने सॉल्व कर लिया। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें इसी क्वेश्चन में आज के पूरे लेक्चर का रिवीजन है जो हमने पढ़ा है। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसका आंसर करो फिर छुट्टी। सही है, 12 बाई रूट 14 एंड रूट 20 सही आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। कॉस एंड साइन दोनों की वैल्यू। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसको सही सॉल्व करो फिर छुट्टी। हाँ ये सही क्वेश्चन।
हाँ मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा फिर से। अरे ये चौधरी, ये इसका आंसर है भाई। वर्क तो स्केलर होता है ना, तो उसका आई कैप जे कैप में कैसे आंसर आएगा? स्केलर क्वांटिटी में तो आई कैप जे कैप नहीं, वो तो वर्क उसमें आता है। कार्तिकेय त्यागी का आंसर कुछ आया है, उजैफ का आंसर कुछ अलग आया है। लेट मी चेक। मैं चेक करूंगा तभी बता पाऊंगा कि कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, आप चेक कर लो इसको अपने आंसर। कुछ नहीं है, इसका आंसर अलग आ गया यार। दक्ष का 3 अलग अलग आंसर आ गए, है ना? तो मैं चेक करना पड़ेगा फिर मुझे। देखो क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है कि वर्क जो होता था, आप सिंपल 9 तक पढ़ते थे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैंने बोल दिया क्योंकि वर्क स्केलर है, तो ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना। क्योंकि वर्क जो क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। तो स्केलर क्वांटिटी का जो आंसर आएगा कभी भी वो आई कैप जे कैप के टर्म्स में नहीं आता। इसका आई कैप जे कैप तो वेक्टर के साथ। तो फोर्स वेक्टर तो आपको दिया ही हुआ है। फोर्स वेक्टर इतने न्यूटन वेक्टर निकालना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुंच गया, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये आपको हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप होता है, वाई कोऑर्डिनेट जे कैप होता है, जेड कोऑर्डिनेट के कैप होता है। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये फाइनली यहाँ पहुंच गया। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर ये आपका आ गया माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के। अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका डिफरेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दो, ये आपको आ जाएगा माइनस 5 आई कैप
प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के। अब आपका आगे भाई फोर्स वेक्टर ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सकती है आपका जो वर्क हो जाए। फोर्स की जगह पे फोर्स लिखो -3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 डॉट ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट -5 i कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट में आपको आई डॉट आई तो 1 होता है, -3 इंटू -5 15 -1 इंटू 7 -7। सर इसके डिस्प्लेसमेंट में -1 जे आएगा ना शायद। वहां पे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में कहाँ माइनस, ये तो सही है। नहीं सर ये नीचे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट में इससे इसको माइनस कर दें तो -1 -4 -5 हो गया, वो माइनस और -3 हो जाएगा ना, वो माइनस और -3 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना 7 ओके सर। है ना। 25 माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा ना। और इससे निकालो -7 और 8 इंटू 2 16। अल्टीमेटली कितना आंसर आ रहा है देखो। 25 हाँ 30 नहीं 25 तो नहीं आ रहा है, 24 आ रहा है शायद। हाँ 24 आ रहा है। 24 जूल इज द करेक्ट आंसर, है ना। वो फोर्स अगर न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो 24 जूल इज द वर्क, है ना। लेट मी चेक किसके सही आए थे। अब मैं सही चेक कर सकता हूँ, है ना। तो आंसर जो आया था, हाँ उजैफ का सही आया था, बाकी किसी का सही नहीं। इनका हाँ उसी का सही है, बाकी सारे आंसर सही नहीं आ रहे। ठीक है, माइनस नहीं आ रहा है आंसर बेटा, ये सही आ रहा है। कोई डाउट था उसमें? वही जो मैंने किया आपके सामने है पूरा। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वगैरह में कई बार गड़बड़ हो जाती है, एकदम प्रॉपर लिख के सर अब एक और क्लास होगी वेक्टर में। वेक्टर में 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी खाली, थ्योरी तो पूरा कर लिया हमने, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची हुई है, वो करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थ्योरेटिकली पूरा कर लिया। सर वो अगले वीकेंड होगी, क्या चीज? अगले वीकेंड होगी। वीकेंड्स में नहीं, आज ही के दिन होगी, थर्सडे के दिन। वीकेंड में ना। है ना, वीकडेज में होगी थर्सडे के दिन। थर्सडे को जैसे आज क्लास हुई है, एक और क्लास अभी होगी, उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं, उसके बाद आपका सिलेबस जो है परफेक्टली मैच। एरर्स बच रहा है। एरर्स में उसी में पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा वेक्टर की सर प्रैक्टिस करेंगे। सर यूनिट एंड मेजरमेंट में आप कह रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ना होता है जब चैप्टर खत्म हो जाता है, तो उसमें क्या एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है उस चैप्टर में, किस चैप्टर में? यूनिट्स एंड मेजरमेंट में? हाँ एनसीईआरटी पढ़ो बिल्कुल। सर उस चैप्टर NCERT में कुछ थ्योरी पार्ट तो है नहीं, तो उसमें एनसीईआरटी क्या पढ़ें? वो है, वो पढ़ लो यार, जितना दिया होता है पढ़ लेंगे, है ना, पढ़ना चाहिए NCERT। ओके सर, ओके। चलो बाय बाय।